हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीडिंग क्लासेस। माई सेल्फ अंकुश ठाकुर। आप सभी जानते हैं कि हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं लीडिंग क्लास 11th के लिए अकाउंटिंग का। हम बेसिक टर्म्स कर रहे थे अकाउंटिंग की सेकंड चैप्टर में। कुछ हमने कवर कर ली। आज हम न्यू अकाउंटिंग टर्म्स जो कवर करने जा रहे हैं, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली अकाउंटिंग टर्म जो रहेगी आज की, वो रहेगी प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर कौन होता है? जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जो भी बिजनेस स्टार्ट करता है उसमें पैसा इन्वेस्ट करता है, उसका जो मेन ओनर रहता है उसे हम प्रोप्राइटर बुलाते हैं। जो भी प्रोप्राइटर रहता है उसमें सारा पैसा वही इन्वेस्ट करेगा और सारा का सारा जो रिस्क भी होगा वही बियर करेगा। अगर मैं एक छोटे मोटे बिजनेस की एग्जांपल दूं, जिसकी 10 लाख की टर्नओवर होगी साल की, पर एनम की, तो उसमें क्या है, उसने अगर उसमें 5 लाख इन्वेस्ट किया है बिजनेस में पूरा, तो रेवेन्यू जनरेट करने के बाद, सब कुछ करने के बाद उसको 10 लाख उसकी पूरी टर्नओवर हुई है एक साल की। तो उसने जो 5 लाख इन्वेस्ट किया है वो सारा प्रोप्राइटर का ही है, और जो उसको रिस्क जो फैक्टर रहेगा उसका सारा का सारा उसे ही बियर करना पड़ेगा। यहाँ तो रेवेन्यू का 10 लाख का तो सारा उसी का है। अगर मान लो 5 लाख में से उसका रॉ मटेरियल ख़राब हो गया या कुछ लॉस हो गया, या उसको रेवेन्यू जनरेट ही नहीं हुआ, या लॉसेस हो गया किसी भी तरह से, उसको मान लो 1 लाख की टर्नओवर हो पाई साल के एंड में, जो 4 लाख का लॉस बियर होगा वो सारा प्रोप्राइटर का ही होगा। अब आते हैं एंटिटी पे। एंटिटी क्या है? जो भी हमारा जो बिज़नेस है, स्मॉल या लार्ज स्केल का बिज़नेस है, कोई भी एंटरप्राइज़ है जिसे हम प्रॉफिट अर्निंग के लिए रन कर रहे हैं, या कोई स्मॉल शॉपकीपर भी है, अगर वो बिज़नेस कोई भी रन कर रहा है तो वो क्या है, एक सेपरेट बिजनेस एंटिटी होगी। वो ओनर से अलग होगा। ओनर का बिजनेस एंटिटी के साथ कोई लेना देना नहीं रहता, बस वो उसे रन करता है। एंटिटी अलग कंसेप्ट है, बिजनेस का ओनर जो है वो अलग है उससे। उससे क्या आता है, जो बिजनेस एंटिटी बनती है ना, ओनर एस्टेब्लिश ओनर ही करता है, लेकिन वो दोनों सेम चीज़ें नहीं होती। जो बिजनेस एंटिटी जो इस्टेब्लिश की जाती है वो एक लॉ रूल रेगुलेशन को फॉलो करके फ्रेम की जाती है। नेक्स्ट हम आते हैं इंसॉल्वेंसी या इंसॉल्वेंट पे। इंसॉल्वेंसी क्या होती है या इंसॉल्वेंट कौन होता है? इंसॉल्वेंसी ना एक सिचुएशन होती है, वो ऐसी सिचुएशन है जिसमें कि कोई बिजनेस में लॉस हो गया, या कुछ अब नॉर्मल लॉस हुआ है किसी भी तरह का, कुछ जैसे कोविड की सिचुएशन थी, कोविड की सिचुएशन आ गई, बहुत सारे बिजनेस ऐसे होंगे, एंटरप्राइज होंगे कि अपना प्रोडक्ट भी सेल ही नहीं कर पाए होंगे, उनका स्टॉक पड़ा पड़ा ख़राब हो गया होगा, रॉ मटेरियल, ना एम्प्लॉयज़ आए होंगे, ना कुछ काम हुआ होगा, ना कुछ प्रोडक्शन हुई होगी, पूरा वेयर हाउस ही बंद पड़ा रहा होगा। तो इस केस में जितना भी उनको लॉस बियर करना पड़ा रहा होगा, कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ, प्रॉफिट नहीं हुआ, तो अपने एक्सपेंसेस नहीं कवर कर पाए वो लोग। इसी वजह से कईयों को तो शट डाउन भी करनी पड़ गई अपनी कंपनी। उस वजह से क्या है, उन्होंने कईयों ने लोन पे काम शुरू किया होगा, कईयों से इन्वेस्टर्स का पैसा लगाया होगा करोड़ों रुपए में, तो उनकी पेमेंट ही नहीं कर पाएंगे, तो उस वजह से क्या कहलाए जाएंगे, वो इंसॉल्वेंट कहलाए जाएंगे। जिससे इंसॉल्वेंसी की सिचुएशन आ जाती है, उस सिचुएशन में जो ओनर है, उसने जो भी मार्केट से पैसा उठाया रहता है या एसेट्स लिए रहते हैं, लोन लिया रहता है, वो उनको पे नहीं कर पाता, अपना डेट नहीं पे कर पाता, जो भी उन्होंने कर्जा लिया रहता है उसको पे करने में फेल हो जाता है, तो उस सिचुएशन को इंसॉल्वेंसी कहते हैं। या जो जिस पर्सन ने लिया, जिस ओनर ने अपना बिजनेस रन करना है, उसने अपने बिहाफ पे लिया हुआ है कि मेरा बिजनेस है, मैं लोन ले रहा हूँ, मैं रीपे कर दूंगा जैसे जैसे मुझे रेवेन्यू जनरेट होगा, जो कुछ भी होगा, तो वो पर्सन इंसॉल्वेंट हो जाएगा, क्योंकि वो अपने डेट्स नहीं पूरे कर पा रहा, अपना कर्जा नहीं उतार पा रहा। तो ये सिचुएशन रहती है इंसॉल्वेंसी और इंसॉल्वेंट की। नेक्स्ट हम आते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो हम ये फर्स्ट चैप्टर से ही करते आ रहे हैं, डे 1 से करते आ रहे हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं। जो भी हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रहती है बिजनेस में, जिन्हें भी हम रिकॉर्ड करते हैं डिफरेंट बुक्स में, जैसे कि जर्नल हो गया, स्पेशल जर्नल हो गया, जैसे कैश बुक हो गया, कैश ट्रांजेक्शन के लिए सेल्स बुक हो गया, फिर उनको लेजर में रिकॉर्ड करते हैं। ये सारे जो रिकॉर्ड्स हम मेंटेन करते हैं इनको बुक्स बोलते हैं, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स रहती है, सारी ट्रांजेक्शन को अलग अलग रिकॉर्ड करने के लिए, क्लासीफाई करने के लिए। तो उसके बाद आता है बुक वैल्यू। हम कोई एसेट परचेज करते हैं, एसेट 5 लाख का परचेज किया, हमने उसको नोट कर लिया अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, जब बैलेंस शीट बनी कि 5 लाख का एसेट लिया हमने, वो जो जिस वैल्यू पे हम उसको नोट कर रहे हैं ना, लिख रहे हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, बैलेंस शीट में, वो उसको बुक वैल्यू बोला जाता है। नेक्स्ट ईयर उस पर डेप्रिसिएशन लगे, डेप्रिसिएशन करके जितना माइनस रह गया, 5 लाख में से मान लो 50,000 डेप्रिसिएशन लग गया, 4,50,000 की मशीनरी रह गई, तो जो 4,50,000 की अमाउंट नेक्स्ट ईयर लिखी जाएगी, एसेट्स में शो की जाएगी डेप्रिसिएशन डिडक्ट करके, वो उसकी बुक वैल्यू रहेगी। मतलब जब हम बैलेंस शीट में किसी भी एसेट की कोई वैल्यू नोट करेंगे तो उसको बुक वैल्यू कहा जाता है।
जिस वैल्यू को हम नोट कर रहे हैं बैलेंस शीट में। तो बेसिकली ये एसेट से ही रिलेटेड रहती है बुक वैल्यू। दूसरा आ गया उसके बाद डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है, मैंने बताया था कि डेप्रिसिएशन जब कोई एसेट्स आप परचेज करते हो, स्पेशली फिक्स्ड एसेट में, क्योंकि फिक्स्ड एसेट पे ही डेप्रिसिएशन लगता है। जब आप कोई फिक्स्ड एसेट परचेज करते हो, एक्सेप्ट लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, तो उसको कंटिन्यू यूज़ करने पे टाइम टू टाइम उस पर घिसावट आती है, वेयर एंड टियर होता है। अगर आप यूज़ भी नहीं करोगे, पड़ा हुआ हो सकता है वो आउटडेटेड हो रहा है, और टेक्नोलॉजी न्यू टेक्नोलॉजी आ रही तो इतना यूज़ में नहीं आएगा वो, तो वो क्या करता है उस पर डेप्रिसिएशन लगता जाता है। डेप्रिसिएशन से उसकी वैल्यू कम होती है। डेप्रिसिएशन एक हम क्या है ना, उसकी ना वैल्यू को ना एक फिक्स परसेंटेज के साथ ना कम करते रहते हैं हर साल। किसको राइट ऑफ करना है, इसकी वैल्यू, बिजनेस में जो भी एसेट यूज़ होता है उसकी एक वैल्यू रहती है फिक्स्ड एसेट की, उसको जिस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना रहता है, उसकी एक लाइफ रहती है जिसके बाद उसको राइट ऑफ करना रहता है, ख़त्म करना रहता है। क्योंकि डेप्रिसिएशन लगने के बाद हो सकता है उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाए या फिर स्क्रैप की वैल्यू रह जाए। क्योंकि अगर एक मशीनरी लगातार 8 साल यूज़ हो रही है तो 8 साल बाद या तो आउटडेटेड हो जाएगी, पूरी तरह यूज़ करने लायक नहीं रहेगी, या तो फिर यूज़ हो के कंटिन्यू वो काम फंक्शनिंग करना ख़त्म कर देगी, अपनी उसकी लाइफ स्पैन ख़त्म हो जाएगा 8 साल बाद, तो ये सिर्फ एक स्क्रैप का काम करेगी। तो ये मेनली डेप्रिसिएशन क्या होता है, वो वियर एंड टियर होता है मशीनरी का या किसी फिक्स्ड एसेट का, किसी और फिक्स्ड एसेट का, जो उसकी वैल्यू को कम करता रहता है हर साल एक फिक्स्ड परसेंटेज के साथ। तो जो डेप्रिसिएशन होता है वो फिक्स्ड एसेट पे ही चार्ज रहता है, और इसको हम जो शो करते हैं, ये डेप्रिसिएशन हमारा एक तरह का एक्सपेंस है, क्योंकि एसेट की वैल्यू ख़त्म कर रहा है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस में शो होता है। या तो इसको बैलेंस शीट में जब हम फिक्स एसेट की वैल्यू लिखेंगे, जैसे मैंने मशीनरी का बताया 5 लाख लिखेंगे, तो उसमें से 50,000 जब माइनस करके लिखेंगे 4.5 लाख, तो वहीं पे इसको डेप्रिसिएशन को लेस करके शो करेंगे, 5 लाख में से 50,000 लेस करके दिखाएंगे कि डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है इस पर। तो इस तरह से बैलेंस शीट में एसेट साइड इसका ट्रीटमेंट ऐसे भी होता है। नेक्स्ट हम आते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स पे। ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं कि सेलर ने जो भी मनी या कैश रिसीव करना रहता है आउटसाइडर से, जिसको उन्हें सेल या सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, किसी भी तरह की सर्विस रेंडेड की हैं, उसके बदले में उन्हें जो पेमेंट लेनी थी वो परचेजर से लेनी है, तो जो भी पैसा लेना रहता है उसे हम ट्रेड रिसीवेबल्स कहते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स आपको थोड़ा थोड़ा डेटर्स सा सिमिलर साउंड करेगा, ये सेम ही होते हैं, बस फ़र्क इतना है कि ट्रेड रिसीवेबल्स में डेटर्स और बिल रिसीवेबल्स दोनों इंक्लूड हो जाते हैं। तो ट्रेड रिसीवेबल्स के जो है डेटर्स उसका सब पार्ट बन जाता है। वो कैसे, डेटर्स का मतलब भी वही रहता है कि वो ओस मनी टू बिजनेस, मतलब जिसने बिजनेस को पैसा देना होता है। सिमिलर है ट्रेड रिसीवेबल की तरह कि हमने जिसको सामान दिया उसके बदले में हमें पेमेंट मिलनी थी, वो रिसीवेबल होनी है, तो वो हमारा डेटर है जो फ्यूचर में पेमेंट देगा स्पेसिफिक डेट को या कुछ टाइम के बाद। उसके बाद आता है बिल्स रिसीवेबल, इसका सेकंड पार्ट है। बिल्स रिसीवेबल में क्या रहता है कि अमाउंट रिसीवेबल ऑन अ स्पेसिफिक डेट। दूसरा है इसमें रिटन एग्रीमेंट बिटवीन बायर एंड सेलर। बिल्स रिसीवेबल क्या होता है, एक ना एग्रीमेंट बन जाता है जब हम किसी को प्रोडक्ट सेल करते हैं या सर्विस रेंडर करते हैं, तो इंस्टेंट पेमेंट नहीं करता वो, तो क्रेडिट पे परचेज करता है जैसे, तो उस बेस पे हम एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज प्रिपेयर करते हैं। अभी इसके बाद मैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज अच्छे समझाऊंगा। वो क्या होता है, बिल्स रिसीवेबल होता है, जो अगर डेटर्स को हम बिल्स रिसीवेबल दे रहे हैं तो वो अगर डेटर को हम एक एग्रीमेंट बना के दे रहे हैं तो वो बिल्स रिसीवेबल माना जाएगा, क्योंकि हमें उससे पेमेंट लेनी है। उस केस में क्या रहता है, ये रिटर्न एग्रीमेंट रहता है बायर और सेलर के बीच में, जो सेलर बना के बायर को देगा कि ये रिटर्न एग्रीमेंट है, आपको 3 महीने बाद मुझे पेमेंट करनी है। तो उस पर बायर और सेलर जो है और डेटर जो है दोनों साइन करते हैं उस पर। तो उसमें क्या रहता है, रिटर्न एग्रीमेंट रहता है और स्पेसिफिक डेट लिखी रहती है उसमें कि जो है मैंने डेटर से इतने टाइम के बाद इस डेट को पेमेंट लेनी है। तो क्या होता है, डेटर्स और बिल रिसीवेबल्स दोनों ट्रेड रिसीवेबल्स के पार्ट हैं, इसमें कवर हो जाते हैं। एक रहती है टर्म आती है बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या रहते हैं, अब इन दोनों ही सिचुएशन में डेटर्स हो गया या दूसरा डेटर्स हो गया जिसने बिल रिसीवेबल का एग्रीमेंट किया था, तो वो पेमेंट नहीं कर पाते, दोनों किसी भी हालत में इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, या तो उस टाइम पे उनके पास इतने फंड्स नहीं रहते कि वो पेमेंट कर पाएँ, तो कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है, या तो फ्रॉड हो जाता है किसी भी तरह का, तो वो क्या रहते हैं, हमारे बैड डेट्स रहते हैं। बैड डेट्स का मतलब होता है जो कैश हम रिकवर नहीं कर पाएंगे अपने डेटर से, हमें कैश नहीं रिसीवेबल होगा उनसे, तो वो हमारे बैड डेट्स कहलाते हैं। ये भी बिजनेस का एक एक्सपेंस है, हमने किसी से पेमेंट लेनी थी, उसको लेके भाग गया, या
उसका दिवालिया निकल गया, उसकी कंपनी शट डाउन हो गई या लॉस में चल रहा, दे ही नहीं पाएगा, तो वो क्या रहते हैं, वो बैड डेट्स बन जाते हैं हमारे। तो ये थे हमारे बिल्स रिसीवेबल। नेक्स्ट आते हैं अब ट्रेड पेबल्स में। ट्रेड पेबल्स क्या रहते हैं, यही ट्रेड पेबल्स ट्रेड रिसीवेबल की तरह ही हैं, इसमें भी दो सब पार्ट कवर होते हैं, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल्स। ट्रेड पेबल्स रहते हैं जो सेलर को अमाउंट रिसीव करना रहता है किसी बिजनेस से जिसने उसको सामान सप्लाई किया होगा, सर्विस रेंडर की होगी। तो ट्रेड पेबल्स में क्रेडिटर्स आते हैं। क्रेडिटर्स वो रहते हैं जिन्होंने बिजनेस को सामान सप्लाई किया या सर्विस रेंडर की है, उन्होंने पेमेंट लेनी है। सपोज कि मैं एक बिज़नेस कंटिन्यू कर रहा हूँ, अपना बिज़नेस चला रहा हूँ, बिज़नेस ऑन करता हूँ, तो मुझे रॉ मटेरियल चाहिए प्रोडक्शन के लिए, तो मैंने किसी सप्लायर से 10 लाख का रॉ मटेरियल परचेज़ किया है, क्रेडिट पे उसको पेमेंट करनी है। तो जिसको मैंने पेमेंट करनी है ना, तो वो मुझे क्या कैसे ट्रीट करेगा, एज अ डेटर ट्रीट करेगा, लेकिन वो मेरे लिए क्या है, क्रेडिटर है। मैं अपनी बुक्स में उसको क्रेडिटर समझूंगा क्योंकि मैंने उसको पेमेंट करनी, वो मेरा सेलर था। इसी तरह जो हमारा सेलर रहता है ना, वो क्रेडिटर्स के बराबर रहता है। जो सेलर के लिए जो हम रहेंगे वो डेटर्स रहेंगे। तो इससे आपको डेटर्स और क्रेडिटर्स का क्लियर हो जाएगा। मैंने अगर सेलर को पेमेंट करनी है, सेलर जो मेरे लिए रहेगा वो क्रेडिटर रहेगा। उसके बाद आएगा बिल्स पेबल। बिल्स पेबल भी वही रहता है, सेम सिचुएशन रहेगी। जो सेलर रहेगा वो मेरे लिए क्रेडिटर का काम करेगा और मैं उसके लिए डेटर का। बस बिल्स पेबल में फ़र्क ये रहेगा कि एक रिटर्न एग्रीमेंट हो जाता है, रिटर्न डॉक्यूमेंट बनाया जाता है कि मैं उसमें लिखता हूँ कि मैं एक स्पेसिफिक डेट को अपने जो सेलर होगा उसको मैं पेमेंट कर दूंगा, अपने क्रेडिटर को, अपने क्रेडिटर्स पे कर दूंगा सारे। वो रिटर्न डॉक्यूमेंट्स होता है जो सेलर प्रिपेयर करता है और मुझे देता है कि मैं इस डेट को स्पेसिफाई करता हूँ कि उसको पेमेंट कर दूंगा, उसमें मेरा साइन रहेंगे क्योंकि मैंने पेमेंट करनी सेलर को। तो ये था बिल्स पेबल। जो बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल मैंने अभी एक लाइन बताई, सिर्फ डॉक्यूमेंट रहता है। ये डॉक्यूमेंट एक्चुअल में होता क्या है, इसके बारे में पूरी जो डिटेल्ड व्यू होगा वो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर कराऊंगा। वो होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनता है सेलर और परचेजर के बीच में, जो प्रिपेयर किया जाता है, वो दोनों नोट्स प्रिपेयर करते हैं अपने। उसमें आपको पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि एक्चुअल में बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल का मतलब होता क्या है। तो आज का हम लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप इस लेक्चर को तब तक रिवाइज कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।